इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र से है। भीमा कोरेगांव मामले को लेकर ये बड़ी खबर है। 4 अप्रैल को जांच कमीशन के सामने पेश होंगे शरद पवार। भीमा कोरेगांव मामले की जांच के लिए तश्कील दिया गया है कमीशन। आपको बता दें, शरद पवार पहले भी तहरीरी तर्ज पर अपनी बात रख चुके हैं। काफी अहम खबर महाराष्ट्र से जुड़ी हुई भीमा कोरेगांव मामले को जुड़ी हुई यह खबर है। 4 अप्रैल को जांच कमीशन के सामने शरद पवार को पेश होना होगा। भीमा कोरेगांव मामले की जांच के लिए कमीशन तश्कील दी गई है। शरद पवार पहले भी तहरीरी तर्ज पर अपनी बात रख चुके हैं। नाज़रीन, काफी अहम खबर भीमा कोरेगांव मामले से जुड़ी हुई। 4 अप्रैल को एनसीपी चीफ शरद पवार को जांच कमीशन के सामने पेश होना होगा। भीमा कोरेगांव मामले को लेकर के ये जांच कमीशन तश्कील दी गई थी। भीमा कोरेगांव की जांच के लिए राज्य सरकार द्वारा एक आयोग का गठन किया गया था और आयोग के समक्ष विवेक विचार मंच के सागर शिंदे नाम के व्यक्ति ने पवार साहब को वहां पर बुलाया जाए, उनकी जबानी ली जाए, इस तरह की मांग की थी। आयोग ने पवार साहब से पूछा था कि आप हमारे सामने कब उपलब्ध हो सकते हैं, आपको जो समय उचित होगा उसकी जानकारी दीजिए। पवार साहब ने स्वयं 4 अप्रैल दोपहर के बाद स्वयं इच्छा जाहिर की थी कि वे इस तारीख को आ सकते हैं और 4 तारीख जानकारी देने के बाद आयोग ने 4 अप्रैल दोपहर में पवार साहब को सम्मन देकर बुलाया है। पवार साहब आयोग के समक्ष जाएंगे और जो जानकारी देनी है, भूमिका रखनी है, वो आयोग के सामने रखेंगे। हमारे साथ इस वक्त हमारे नुमाइंदे अमित जुड़ चुके हैं। अमित, आपसे जानना चाहेंगे, भीमा कोरेगांव कास्ट वायलेंस केस जो महाराष्ट्र में पेश आया उसको लेकर के एनसीपी चीफ शरद पवार को इंक्वायरी कमीशन ने बुलाया है। मजीद इस पर क्या कुछ मेजर इनपुट्स मिल पा रहे हैं? सामाजिक संस्था है विवेक विचार मंच, उन्होंने जो है जांच आयोग को एक अनुरोध पत्र देते हुए कहा था कि 18 फरवरी को शरद पवार ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भीमा कोरेगांव की हिंसा को लेकर तमाम बातें कही थी। इस दौरान उन्होंने पुणे के पुलिस कमिश्नर की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान जो है खड़ा किया था। तो ऐसे में इन तमाम विषयों पर पवार से पूछताछ की आवश्यकता है। उसके बाद जो है अब जाके जो है जांच आयोग ने सम्मन भेजा है और 4 तारीख को जो है शरद पवार जो है आयोग के सामने जो है उपस्थित होंगे। और मैं आपको बता दूं कि आयोग जो है 2018 में महाराष्ट्र के भीमा कोरेगांव मामले की जो है जांच कर रहा है और याचिकाकर्ता संगठन ने यह भी कहा था कि भीमा कोरेगांव के केस में पवार से व्यक्तिगत रूप में गवाही देने और उनके पास मौजूद जानकारियों को उपलब्ध कराने के लिए निजी रूप से उन्हें तलब करना चाहिए और इसी के मद्देनजर जो है उन्हें नोटिस जारी किया गया है। और ये जो जांच कमेटी है इसका गठन जो हुआ था वो है 1 जनवरी 2018 को हुआ था। जस्टिस JN पटेल इस आयोग के अध्यक्ष हैं और सुमित मलिक जो है आयोग के सदस्य हैं और इस मामले में जो उन्हें सम्मन भेजा गया और एनसीपी ने साफ तौर पर कहा है कि शरद पवार पहले भी लिखित रूप से इस मामले को आयोग के सामने प्रस्तुत कर चुके हैं और उनका साफ तौर पर कहना था कि ये जो पूरी हिंसा हुई थी ये सुनियोजित तरीके से हुई थी। इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस से भी पूछताछ करना चाहती आयोग, उनसे भी बातचीत की गई थी, लेकिन फडणवीस से अभी तक मौखिक या लिखित रूप में जो है किसी भी प्रकार का जवाब नहीं दिया। लेकिन शरद पवार 4 तारीख को जरूर पेश होंगे और अपनी बातें जो है वो आयोग के सामने रखेंगे। बिल्कुल अमित, जिस तरह से आपने भी कहा कि लिखित तौर पर शरद पवार पहले ही अपनी बात रख चुके हैं, लेकिन मजीद जो अब उनको बुलाया गया है तो क्या कुछ नए पॉइंट्स है जिनको लेकर पूछताछ होनी है, बातचीत होनी है? देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि 18 फरवरी को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई थी उसमें बहुत सारी बातों को जो है कहा गया था। उसके बाद से ही जो है एक सामाजिक मंच ने इस मुद्दे को उठाया और पवार साहब को तलब करने की बात कही। तो इस मामले को लेकर और क्या जानकारियां, क्यों उन्होंने जो है पुणे पुलिस कमिश्नर की कार्यप्रणाली पे सवालिया निशान खड़ा किया, क्यों उन्होंने ये कहा कि ये पूरा मामला जो है सुनियोजित तरीके से किया गया था। इसमें कई सारे जो उच्च अधिकारियों का, नेताओं का, मंत्रियों का भी समावेश था। तो आखिर क्या जानकारी है शरद पवार के पास कि वो इतनी बड़ी बड़ी बातें उन्होंने 18 फरवरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही? इसका मतलब कुछ पुख्ता सबूत है शरद पवार के पास, कुछ तथ्य है पवार के पास। तो इन सारी चीजों को जानने के लिए ही आयोग ने उन्हें सम्मन भेज के बुलाया है। अब देखना ये होगा कि क्या कुछ जानकारी जो शरद पवार आयोग के सामने जाकर देते हैं। अमित,
उस वक्त के एसपी सुएज हक और एडिशनल कमिश्नर को भी समन किया है इंक्वायरी कमीशन ने, तो उनसे भी पूछताछ होनी है। देखिए, इस पूरे मामले में पहले ही जो है राज्य सरकार ने साफ कर दिया है कि बहुत सारे अधिकारियों की मिलीभगत थी। उन्होंने जो जांच रिपोर्ट बनाई थी वो गलत रिपोर्ट बनाई थी और गलत तरीके से गलत लोगों को इसमें फंसाया गया है। तो उस समय के जितने अधिकारी थे उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और आगे भी अधिकारियों से पूछताछ होगी। गृह मंत्री ने पहले भी साफ कर दिया था कि देवेंद्र फडणवीस भी अगर आयोग चाहेगा तो उनसे पूछताछ होगी। सूत्र हमारे ये बता रहे हैं कि आयोग ने फडणवीस से भी संपर्क किया था, लेकिन फडणवीस ने अभी तक जो है लिखित या मौखिक रूप में कोई भी जवाब आयोग को नहीं दिया है। तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में जो है जो पूर्व विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं या जो अधिकारी हैं जो उच्च स्तर पे बैठे हुए हैं जिन्होंने इस पूरे मामले की जांच की थी, इनमें से बहुत सारे लोगों से जो है आयोग इस मामले की पूछताछ जरूर करेगा। क्योंकि राज्य सरकार जो महाविकास अघाड़ी बनी है यहाँ पे कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की, इनका साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए क्योंकि ये पूरी हिंसा जो है वो सुनियोजित तरीके से हुई थी। बिल्कुल अमित, बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हैं। बेंगलुरु में अरकान असेंबली के रुकन पर भोपाल में कांग्रेस के अरकान असेंबली ने गवर्नर से मुलाकात की और उन्हें मेमोरेंडम सौंपा। मेमोरेंडम में कांग्रेस ने बीजेपी अरकान असेंबली को यरगमाल बनाने का इल्जाम लगाया है। मेमोरेंडम में दिग्विजय सिंह को बाकी अरकान से न मिलने दिए जाने की शिकायत भी की है। शहरियत कानून के खिलाफ गुज़िश्ता 3 महीनों से शाहीन बाग का एहतजाज जारी है। इस अरसे में यह एहतजाज मुख्तलिफ नशीबो फराज देखे जा चुके हैं। एहतजाजी अपने मुतालबे पर अब भी डटे हुए हैं। सियासी खींचतान के दरमियान अब कोरोना वायरस का खतरा शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। मरकजी हुकूमत ने अवाम से भीड़भाड़ से परहेज करने को कहा है। गुज़िश्ता दिनों दिल्ली के वज़ीर-ए-आला अरविंद केजरीवाल ने भी अवाम से बड़े इज्तिमात करने से परहेज करने को कहा था। दिल्ली पुलिस ने भी शाहीन बाग के एहतजाजियों को समझाने बुझाने की कोशिश की थी। इसके बाद शाहीन बाग एहतजाज के मकाम पर तख्त बिछाए गए हैं। एहतजाजियों की तादाद भी कदरे कम है। बेंगलुरु में एनपीआर और मरदमशुमारी की तैयारी एक साथ जारी है। बेंगलुरु महानगर पालिका के ऑपोजिशन लीडर अब्दुल वाहिद ने मिली तंजीमों, मुस्लिम लीडरों से अपील की है कि वो 1 अप्रैल से कबल एनपीआर के सिलसिले में फैसला ले। उन्होंने कहा कि एनपीआर के मुतालिक अवाम में बिलखसूस मुस्लिम तबके में काफ़ी तजब्जुब बरकरार है। एनपीआर का बायकॉट करें या न करें, इस सिलसिले में कोई एक फैसला लिया जाए। अभी बीजेपी की है, गवर्नमेंट से इंस्ट्रक्शंस है कि पूरे कर्नाटक में सेंसस हो, उसके बाद एनपीआर हो। जहां मैंने ऑफिशियल से बात की तो उन्होंने कहा कि पहले फेस में हमने हाउस लिस्टिंग यानी कि सेंसस का काम शुरू करेंगे, उसके बाद एनपीआर करेंगे। अगर को इत्तला मिली है तो हम लोगों को अभी डिसाइड करना है कि एनपीआर को क्या करना है। हाउस लिस्टिंग से हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सर्वे जो होता है, जिसमें नॉर्मल सर्वे होता है, उसमें हमें कुछ दिक्कत नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। एनपीआर किस तरह से वो करेंगे उसके बारे में पूरे उलमाए कराम जितने भी कौम के ये रहबर हैं सब मिलकर एक नतीजे पे आना है कि हमको एनपीआर देना है नहीं देना। दहली तशद्दुद मामले में दिल्ली पुलिस ने वज़ारत दाखिला को बताया कि पुलिस कंट्रोल रूम को शुमाली मशरक़ी दिल्ली से 4000 से ज़ायद फ़ोन कॉल्स मौसूल हुई थी। ये फ़ोन कॉल्स मकामी लोगों की जानिब से किए गए थे। साथ ही दिल्ली पुलिस ने वज़ारत दाखिला को बताया कि तशद्दुद से कुछ दिन पहले देवबंद से बड़ी तादाद में आए लोगों के मुतालिक तहक़ीक़ात कर रही है, जो मुबैना तौर पर मुस्तफ़ाबाद और शुमाल मशरक़ी दिल्ली के दीगर इलाकों में क़याम पज़ीर हैं। शुमाल मशरक़ी दिल्ली अज़ला के तमाम थानों के बैरून अफराद और सरगर्म मुजरिमों के दरमियान राब्ते की तहक़ीक़ात की जा रही है ताकि तशद्दुद से पहले रची गई साजिश का पर्दाफाश किया जा सके। से ज्यादा लोग यूपी से आकर यहाँ दंगा करने के लिए आए थे। वो यूपी से हमने जो डेटा चेहरों का मंगाया, इससे स्पष्ट साबित हो गया है, जो बताता है कि ये गहरी साजिश थी। फेस आइडेंटिफिकेशन के सॉफ्टवेयर के माध्यम से हमने 1100 से ज्यादा लोगों का फेस आइडेंटिफाई कर दिया है, उनकी पहचान कर ली गई है। 40 टीमें बनाई हैं, 40 टीमें जो इनको अरेस्ट करने की प्रक्रिया में आज दिन रात लगी है। मान्यवर, दिल्ली की जनता और देश की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार आइदर और साइड से
किसी भी व्यक्ति को नहीं बख्शेगी जिसका इस दंगों के अंदर रोल। आलमी बाजार कोरोना वायरस की जद में है। इसके मनफी असरात हिंदुस्तानी शेयर बाजार पर भी नुमाया तौर पर मुरतब हो रहे हैं। हालांकि आज कारोबार का आगाज मजबूत हुआ, लेकिन जल्द ही बाजार का रंग उतरने लगा। एक मौके पर सेंसेक्स 1350 पॉइंट से ज्यादा गिर गया था और ये 30,000 से नीचे पहुंच गया था। निफ्टी में भी गिरावट का सिलसिला जारी है। लद्दाख यूनियन टेरिटरी में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। लेह में मजीद 2 अफराद के टेस्ट पॉजिटिव पाए गए हैं। उनमें लद्दाख के स्काउट रेजिमेंट से जुड़े फौजी जवान के टेस्ट भी मजबूत पाए गए हैं। लद्दाख में अब कोरोना वायरस केसों की तादाद 8 हो गई है। उनमें लेह जिले के 7 और करगिल जिले का 1 है। कमिश्नर सेक्रेटरी हेल्थ रेगजिन संभाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि मुतासरा फौजी जवान छुट्टी पर था, इसलिए उम्मीद है कि उसके दीगर साथी महफूज होंगे। तमाम मरीजों को आइसोलेशन वार्ड्स में रखा गया है। उधर छोछुत गोगमा गांव में हालात अब आहिस्ता आहिस्ता मामूल पर आ रहे हैं, ताहम बाजार और दीगर पब्लिक मकामात खाली नजर आ रहे हैं। लद्दाख में इंतजामिया ने सयाहों की आमद पर अप्रैल तक पाबंदी आयद कर दी है। लद्दाख में कोविड-19 के कल हमको 34 सैंपल्स के रिजल्ट मिले हैं, जिसमें से 2 केसेस हमारे पॉजिटिव आए हैं। ये जो 2 केसेस पॉजिटिव आए हैं, पूर्व में जो हमारे पॉजिटिव केसेस थे उन्हीं के रिश्तेदार हैं और उनको पहले ही हम लोगों ने यहाँ पर हार्ट फाउंडेशन है जहाँ पर कि क्वारंटाइन कर रखा है। जैसे कि हमको इनके पॉजिटिव आने की खबर मिली है, डायरेक्टर हेल्थ और सीएमओ ले उन्होंने उनको अटेंड किया है और जो 2 पॉजिटिव केसेस है उनको हम लोगों ने आइसोलेशन वार्ड में ट्रांसफ़र किया है। जो पुराना हमारा एक पॉजिटिव केस है, क्योंकि उनके फादर खुद ईरान गए थे और वो भी पॉजिटिव है, तो वो बताया जा रहा है कि वो लद्दाख स्काउट्स के हैं। आज सुबह मैंने लद्दाख स्काउट के ऑफिसर के साथ बात किया है। इसमें जो अच्छी बात ये है, अगर हम देखा जाए कि जो पॉजिटिव केस है वो छुट्टी पे थे, तो जिसके वजह से उनका लद्दाख स्काउट्स में जो बाकी हमारे जो सोल्जर्स हैं उनके साथ कोई कांटेक्ट नहीं आया है। फिर भी लद्दाख स्काउट्स को अगर कोई ज़रूरत पड़ती है, हम लोगों ने कहा है कि वो अपने टीम पे वहाँ वॉच रखे। अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम उनको पूरा सहयोग देने के लिए तैयार है, पर फिलहाल कोई चिंता की बात नहीं है। पब्लिक से अपील किया है कि वो कम से कम भीड़ भाड़ वाली जगहों में कम जाए। आपको जैसी जानकारी है कि ज़िला प्रशासन कारगिल ने और आज ज़िला प्रशासन ले भी CRPC 144 में एडवाइजरी जारी करा। हम लोगों को उम्मीद है कि जो भीड़ है वो थोड़ा कम होगा, बट ऑफिसेस चलेंगे, सरकारी काम बिल्कुल चलेगा और वहाँ पर जो भी एप्लीकेंट्स वगैरह आते हैं उनके ग्रीवांसेस को हम लोग सुनेंगे। अपील ये है कि वो कम से कम मात्रा में लोग आए और वहाँ पर अगर भीड़ कम हो तो उससे सबको फायदा होगा। मालेगांव शहर में बैरूनी ममालिक से आए 28 अफराद के कोरोना वायरस की जांच हो चुकी है। महकमे सेहत आमा के साथ साथ महकमे पुलिस भी कोरोना वायरस की रोकथाम और अवामी बेदारी के लिए मैदान में उतर चुका है। मालेगांव में कुल जमाती तंजीम और मुंतखब उलमाए किराम को मकामी पुलिस कंट्रोल रूम में मदऊ किया गया और कोरोना वायरस से मुतल्लिक़ एक बेदारी मीटिंग हुई। इस मीटिंग में उलमाए किराम से पुलिस ने गुजारिश की कि वो अवाम से अपील करे कि कोरोना वायरस की वजह से अवाम भीड़ भाड़ वाले मकामात पर जाने से परहेज करें। ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकले, सैनिटाइजर्स, मास्क और दीगर लवाजमात का इस्तेमाल करें। मुसलसल सर्दी, खांसी या दीगर बीमारी महसूस हो तो अपने नज़दीकी हेल्थ सेंटर से रब्ता करें। शहर के कुल जमात तंजीम के तमाम जिम्मेदारान को यहाँ पे बुलाया गया पुलिस प्रशासन की तरफ से और सबको ये बात हिदायत दी गई है कि आपकी तरफ से लोगों तक ये जानकारी पहुँचाई जाए कोरोना वायरस के बारे में, ताकि लोग भीड़ भाड़ वाले एरिया में न जाए, ज़्यादा भीड़ ना करे और जो भी एहतियात बरतनी चाहिए वो ले ले। जिला प्रशासन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि ये वायरस ज़्यादा स्प्रेड ना हो, या जो भी इसके सस्पेक्ट देखे गए उनको भी अलग से सेपरेट करके उनके ऊपर नज़र रखी जाए ताकि इसके केसेस पॉजिटिव ना बाहर निकले। वहाँ मत जाओ, लेकिन अगर कहीं है तो डरो मत, घबराओ मत। अब जो ऊपर वाले की इच्छा है तो लोगों में बहुत ज़्यादा खौफ व हिरास ना पैदा हो, लेकिन वो इसको उर्दू ज़बान में कहते हैं एहतियाती तदाबीर। रोकने वाली जो कुछ भी तरकीबें हो सकती हैं, हमारी शरीयत में जितनी उसकी गुंजाइश और इजाज़त है उसको करना चाहिए।
हम ये समझते हैं कि हमारा फरीज़ा है, आप हमको नहीं भी बुलाते, नहीं भी बोलते, तो भी हमको ये करना चाहिए था, पब्लिक से अपील करनी चाहिए थी कि ये मत करो, ये करो। कोरोना वायरस की वजह से राजधानी दिल्ली में सख्त एहतियाती कदम उठाए गए हैं। तमाम तारीखी मकामात पर तफरीही सरगर्मियां मुअत्तल कर दी गई हैं। कोरोना की वजह से लाल किले को भी वक्तन बंद कर दिया गया है। दूर दराज से आने वाले सयाहों को लाल किला बंद होने की वजह से मायूसी का सामना करना पड़ रहा है। हमारे नुमाइंदे ने लोगों से बातचीत की। शहर में कोरोना का कहर चल रहा है। इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली में मौजूद हूं और सुरक्षा के एहतियातन राजधानी दिल्ली की सभी ऐतिहासिक स्थलों को बंद कर दिया गया है। इस वक्त मैं लाल किले के सामने मौजूद हूं। लाल किले को देखने के लिए देश भर से बल्कि दुनिया भर से लोग यहां पर आते हैं, मगर लाल किला बंद होने के कारण लोगों को इसे बिना देखे ही यहां से जाना पड़ रहा है। लोग परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं। कोरोना का कहर इतना है कि दिल्ली सरकार की बात करें, राज्य सरकार की बात करें, केंद्र सरकार की बात करें, सब ने अपने तरफ से सुरक्षा के लिए कड़े कायदे कानून बनाए हैं। बात करना चाहेंगे, आप लोग कहाँ से आए हैं? लाल किला घूमने आए, बंद है? बंद है तो हम तो बोला है कि हमारा दिल में सूख पड़ता है, निराशा लेके जाना पड़ता है। ये समझ लो कि कितनी दूर से आया है, गुवाहाटी से आया है, हम असम से, ये देखने के लिए लाल किला। सबसे ज़्यादा हमारा बेटिया आ जाओ देखा दो, तो हमारा बेटिया भी वो भी आ रहा है कि ये देखने के लिए जिद कर रहा है, हम दिखाने के लिए लाया है। वो निराशा होके अभी रो रहा है। देखो हम बुझाता है, समझाता है। मगर जो देश भर में जो ये महामारी चल रही है कोरोना की वजह से, आपने भी मास्क लगा रखा है, ऐसी जगहों को रोक लगा दी गई है ताकि यहाँ पे भीड़ इकट्ठा ना हो। आप कैसे अपने आप को सिक्योर रख रहे हैं? मास्क लगा के रख रहे हैं और सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं। फिर भी हमको दूर से जो आ रहा है उनको थोड़ा कुछ देखने के लिए कुछ सरकार ने कुछ कर दिया होता तो अच्छा होता, सबसे बढ़िया। सरकार का कोई स्टेप लेना चाहिए सर। जो आदमी दूर से आया है, दूर दराज से, उन लोगों को थोड़ा कुछ देखने के लिए तो कोई पाबंद कर सकते हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं किया। बुरा लगा, बहुत बुरा। ये लोग दूर दराज से यहाँ पर आए हैं, घूमने आए थे। दिल्ली में लोग लाल किला, कुतुब मीनार, लोटस टेम्पल जैसी जगहों पर घूमने आते हैं, मगर कोरोना का कहर जारी है और इन तमाम जगहों पर रोक लगा दी गई है। साफ तौर पे भीड़ भाड़ वाली जैसी स्थिति से लोगों को दूर रहने की हिदायत दी गई है। दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार सब सतर्क हैं। जरूरत है जनता जनार्दन को भी सतर्क होने की। कैमरा पर्सन प्रहलाद के साथ मैं रवि कुमार मिश्रा, न्यूज़ 18 नई दिल्ली। कोरोना वायरस फैलने के दौरान नकली सैनिटाइजर बनाने का धंधा जोर पकड़ता जा रहा है। हैदराबाद में भी नकली सैनिटाइजर्स का जखीरा बरामद किया गया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए राजकुंडा कमिश्नरी के इलाकों कोशाईगोड़ा और अब्दुल्लापुर पे छापा मारा गया और नकली सैनिटाइजर्स की 27,000 बोतलें भरने की मशीन और नकली सैनिटाइजर बनाने का सामान जब्त किया गया। जब्त शुदा सामान की मालियत 50 लाख बताई जा रही है। इस सिलसिले में 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। शादी हर खासवाम के लिए खुशी का मौका समझा जाता है। कोरोना वायरस का असर अब शादियों में भी देखा जा रहा है। वरंगल के महबूबाबाद में एक शादी की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें दूल्हा, दुल्हन, पुजारी, यहाँ तक कि शादी की तकरीब में शरीक रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब सब के सब मास्क पहने हुए थे। दूल्हे ने दुल्हन को मास्क लगाकर मंगलसूत्र पहनाया। कोरोना को लेकर के लगातार एहतियात बढ़ती जा रही है। दिल्ली पुलिस ने भी इस सिलसिले में एडवाइजरी जारी की है। हुकूमती सतह पर भी बेदारी फैलाई जा रही है। ऐसे में कोरोना को लेकर अवाम कितने बेदार है, ये जानने के लिए हमारी नुमाइंदा रचना ने दिल्ली के सरोजनी मार्केट में लोगों से बातचीत की। इस संक्रमण को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने एहतियात जारी की है। लोगों से अपील की है धरना प्रदर्शन और रैली से बचे, यहाँ तक कि एक जगह पर इकट्ठे खड़े होकर भीड़ में ना खड़े हों। जिस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट का नज़ारा देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ तक कि पुलिस ने लोगों से ये भी अपील की है कि जब तक ज़रूरी काम ना हो अपने घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि अब तक 147
लोगों की पुष्टि की गई है जिनको कोरोना वायरस का संक्रमण पाया गया है। लगातार इसकी संख्या बढ़ती जा रही है और हम पहुंचे सरोजनी नगर मार्केट में। हम लोगों से भी बात करेंगे कि वो लोग कितना जानते हैं, वो कितने अवेयर हैं इस कोरोना वायरस को लेके। अगर आप यहाँ पीछे देखेंगे तो कुछ लोग खरीदारी कर रहे हैं। भाई साहब ने मास्क लगा रखा है और खरीदारी करने के लिए कुछ लोग भी आए हुए हैं। आंटी ये बताइए, आपको पता है कोरोना वायरस के बारे में? जी हाँ, तो किस तरीके से बचाव कर रही हैं? हैंड वॉश करते हैं, घर में जैसे घुसते हैं उससे पहले हैंड वॉश करते हैं। सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रही हैं? जी नहीं, वैसे ही हैंड वॉश करते हैं। अच्छा, और अब जैसे मार्केट में आई हैं, भीड़ भाड़ है, तो घर जाके हाथ धोएंगे और वैसे भी रास्ते में अगर पानी कहीं दिखता है तो हाथ धो लेते हैं। मास्क का नहीं इस्तेमाल करती हैं? करते हैं, आज ही नहीं लेकर लगा के आए। अच्छा, आप बताइए, आप कोरोना वायरस से कैसे बचाव कर रही हैं अपना? मैं रेगुलर तो वैसे मास्क यूज़ करती हूँ, आज यूज़ नहीं कर रही हूँ। अदरवाइज मैं हाथ धोती रहती हूँ और आधे एक घंटे बाद। क्योंकि पुलिस भी लोगों से अपील कर रही है कि भीड़ वाली जगहों से बचे, ज़रूरी काम ना हो तब तक बचे। तो क्या लगता है कि अगर लोग सहयोग करें तो लड़ा जा सकता है कोरोना से? बिल्कुल लड़ा जा सकता है, अगर अपने आप को साफ सुथरा रखोगे तो लड़ा जा सकता है। आप ये बताइए, आपने ये क्यों लगाया मास्क? क्या हो रहा है बताओ? मास्क लगाया है आपने, सामने तो देखिए। क्योंकि अभी कोरोना वायरस है, तो आपको पता है मास्क लगाने से बच सकते हैं? हाँ जी। और कितनी बार हैंड वॉश करते हैं? 2 डे, जब भी खाना खाने से पहले। खाना खाने से पहले? और कैसे करते हैं हैंड वॉश? 20 सेकेंड्स। 20 सेकेंड्स? जी, वैसे इस भीड़ भाड़ में नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर भी अब अभी रिक्वायरमेंट की सामान है तो हमें लेना ही पड़ेगा। इसलिए हम लोग आ रहे हैं इधर। तो सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रही हैं, हाथ धो रही हैं? जी कर रहे हैं, सैनिटाइजर का यूज़ कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे जो लोग पहुँचे हैं, बच्चे भी पहुँचे हैं, उनको भी पता है कि कोरोना से बचने के लिए हाथों को सैनिटाइज करें, 20 सेकंड तक साबुन से अच्छी तरीके से धोएं। तो तमाम जो चीज़ें हैं वो लोगों तक पहुँच रही है और ऐसे में ये उम्मीद ज़रूर की जा रही है कि लोग जब कोरोना से बचने के लिए अपने हाथों को साफ रखेंगे, सैनिटाइज करेंगे, तो कोरोना को ज़रूर ढोया जा सकेगा। कैमरा पर्सन मुनमुन के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। कोरोना को लेकर हर तरह की एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा रही है। कोरोना का सबसे ज़्यादा असर महाराष्ट्र में देखा जा रहा है। बीएमसी ने मुंबई की सड़कों पर क्लीन मार्शल तैनात किए हैं, जिसकी नज़र हर आने जाने वाले शख्स पर है। अगर कोई शख्स सड़क पर थूकता या गंदगी डालता हुआ पाया गया तो उस पर 200 से 1000 तक का जुर्माना लगाया जा रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना का संकट लगातार बना हुआ है। देश में सबसे अधिक कोरोना के मरीज जो है वो महाराष्ट्र में पाए गए हैं। उनमें से सबसे ज्यादा मरीज महाराष्ट्र राज्य में मुंबई और पुणे जैसे इलाकों में पाए गए हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में मुंबई और पुणे में ज्यादा भीड़ है। लोग जो है वो विदेश से ज्यादातर मुंबई और पुणे आते हैं, इसीलिए मुंबई बीएमसी की तरफ से एक खास एहतियाती कदम उठाते हुए कोरोना और अन्य जो मुंबई में फैलने वाली बीमारी जो है उससे बचने के लिए नई नई तरकीबें की जा रही है। ऐसी एक तरकीब है जो मुंबई बीएमसी की तरफ से क्लीन अप मार्शल जो होते हैं उनको सूचना दी है कि अब कोरोना से बचने के लिए लोगों को कैसे सूचित किया जाए और क्या ध्यान रखा जाए। आप देख सकते हैं ये जो लाइन से यहाँ पर खड़े हैं मुंबई के चर्चगेट इलाके में क्लीन अप मार्शल्स है जो खास तौर पर ध्यान दे रहे हैं कि लोग जो है वो अगर रास्ते पर थूक रहे हैं या कचरा फैला रहे हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। हम क्लीन अप मार्शल से बात करेंगे कि क्या क्या उनको सूचना दी गई है मुंबई बीएमसी की तरफ से, क्योंकि जिस तरह से बीमारियां फैल रही है इसे रोकने के लिए बीएमसी की तरफ से ये कदम उठाया गया है। सर क्या बताएंगे कि अभी कोरोना का संकट जो है वो महाराष्ट्र पर, मुंबई पर बना हुआ है, ऐसे में क्लीन अप मार्शल होने के नाते आपको क्या क्या नई सूचना दी गई है? वही वो जो थूकते ना पब्लिक, वो पान बीन वगैरह खा के तो थूकने नहीं देने का, उनको बताने का ये चीज ऐसे हो गया तो बंद कीजिए थोड़े दिन के लिए, तो कम से कम वो कंट्रोल रखे अपने ऊपर। और कचरा और कुछ है ऐसा जो गंदगी नहीं करने का, और उन लोग हम लोग बता देंगे ये चीज करो मत, और थोड़ा थोड़ा सपोर्ट कीजिए। अगर पब्लिक में सपोर्ट किया तो सब हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा सब। हम आपको दिखा दें। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।